फिर दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल कैफे में मैं आप सभी लोगों का दिल से खैर मकदम करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के सेशन में और आज की वीडियो में हमारे साथ ख़ास एक मेहमान जो आपके सामने दिख रहे हैं बैठे हैं, और आज मेरी इनसे मुलाकात हुई है। बरेली शरीफ के अंदर मैं आया हूं, तो आज मेरी मुलाकात मौलाना आसिफ साहब से हुई है। तो आज हम लोग जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के बारे में हम कुछ इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये गुज़िश्ता सालों से वहीं तालीम हासिल कर रहे थे और वहाँ से मुफ्ती भी किया है, इफ्ता भी किया है उन्होंने। तो उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, जो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है और काफ़ी मुफीद होने वाली है। तो चलिए थोड़ा सा हज़रत का तारुफ करवा देता हूँ मैं। तो हज़रत खुद ही आप अपनी तरफ से बताएंगे, थोड़ी सी तारुफ करवाएंगे अपना। तो बहुत बहुत शुक्रिया कैफी साहब आपका कि आप जो है तशरीफ़ लाए, बड़ी मोहब्बतों से जो है आपने नवाजा है हमारे पास आ करके आपने। और इस शहर मुक़द्दस में आना सबकी ख्वाहिश होती है, वैसे ही हम सब लोग आए थे और मरकज़ अहले सुन्नत में दाखिला हो जाना ये हमारे लिए एक बड़ी सआदत से कम नहीं थी। हमने मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम में इब्तदाई जमात की तालीम हासिल की है। उसके बाद फिर हम जब फ़जीलत आलिमियत मुकम्मल करने के बाद मंज़र इस्लाम से फ़जीलत में जामिया रज़ा बरेली शरीफ पहुँच गए, फिर वहाँ से फ़जीलत मुकम्मल की। उसके बाद दारुल उलूम मंज़र इस्लाम बीवी जी मस्जिद बरेली शरीफ से हमने इफ्ता मुकम्मल किया है। और फिर जो है जब मंज़र इस्लाम से एक कनेक्शन, एक जुड़ाव था, इसीलिए वहाँ से 2021 में ही हमने फ़जीलत प्राइवेट से हमने मुकम्मल किया और पास किया है। माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छी बात है और हम लोगों को इस वीडियो में बहुत ही एक अलग तरीके की जानकारी हम लोगों को मिलेगी। तो जितने भी तलबा आप लोग चाहते हैं कि मैं जामिया मंज़र इस्लाम में दाखिला लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और मददगार होगी। तो हमने कुछ क्वेश्चन और कुछ सवालात हम लिख रखे हैं, तो हम उसके बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम जो कहे तो वहाँ दाखिला किस तरीके से ले सकते हैं और किन किन जमातों में आप दाखिला ले सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताइए। देखिए, मंज़र इस्लाम में दाखिला गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से होता है। वहाँ क्योंकि मंज़र इस्लाम जो इदारा है वो सरकारी इदारा है और गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है और वही चलाता है। तो इसीलिए सरकारी ज़ाब्तों के मुताबिक, सरकारी उसूलों के मुताबिक वहाँ पर दाखिला होता है। और इसी चीज़ को लेकर के आप देखेंगे, वैसे तो सारी जमातों में इदादिया से लेकर के फ़जीलत तक आप दाखिला ले सकते हैं। किसी जमात में तखस्सुस में दाखिला होता नहीं है, वहाँ पर सिर्फ जो है मंज़र इस्लाम के बच्चे ही रह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बारी आती है इदादिया से लेकर सामिना तक की, फ़जीलत तक की, तो इसमें भी वो तलबा दाखिला ले सकते हैं जो कहीं और से कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं दिया हो या नहीं दे रहे हों, उस वक्त में वो आदमी यहाँ से दाखिला ले सकता है। जैसे कि किसी ने अगर कामिल साले अव्वल कहीं से कर लिया है और वो आप चाहता है कि मैं मंज़र इस्लाम में किसी भी जमात में दाखिला लूँ, तो कामिल साले दोन में वो मंज़र इस्लाम में नहीं आ सकता है। यहाँ पर उसको दाखिले की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। और अगर आप ना बता करके बाद में दाखिला ले लेते हैं, बाद में ख़बर होने पर आपको खारजा जो है कर दिया जाएगा मदरसे से। ये सूरत हाल है। अच्छा ऐसा, तो जो भी जिस भी जमात के लिए हम दाखिला लेते हैं तो उसके लिए टेस्ट होता है क्या? हाँ, हम एक मंज़र इस्लाम का ज़ाब्ता और कानून है कि किसी भी जमात में अगर आप दाखिला लेते हैं जी, तो उस जमात में दाखिले के लिए आपको एक रास्ते से गुज़रना पड़ता है। वो रास्ता टेस्ट का है, एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। उस टेस्ट की जो तारीख़ है वो 11 शव्वालुल मुकर्रम है, यानी यहाँ पर मंज़र इस्लाम में टेस्ट का इनेकाद अमल में आता है और उसमें फिर जो तलबा कामयाब होते हैं वो मंज़र इस्लाम में दाखिले के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सबसे अहम चीज़ ये होती है कि दाखिला लेने के बाद जब आप दाखिला हो जाते हैं, टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं, तो अक्सर लोगों का ये कहना ये होता है तलबा का कि इसमें ख़र्च कितना आता है और दाखिले की फ़ीस वगैरह क्या होती है। अब तकरीबन एक रेंज बता दीजिए आप हमें, क्योंकि दाखिले की फ़ीस वैसे देखिए कि जहाँ दुनियावी इदारों में हज़ारों की फ़ीस ली जाती है और
आप जो है 85,000 में एक नॉर्मल सा कोर्स नहीं कर पाते हैं। बात है। वहाँ पर आपको मंज़िल इस्लाम जैसे अजीम मरकज़ी दरसगाह में जो यादगार आला हज़रत है, जो अहले सुन्नत का मरकज़ है, जो आला हज़रत ने तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो गए जिसके आला हज़रत के गुज़रे हुए, और आपने अपनी ज़िंदगी में उसका क़याम अमल में लाया था, और आपके कितने खलीफा ऐसे हैं जो इससे फारिग हो चुके हैं। इसी इदारे में अगर हम फ़ीस देखते हैं तो एक मामूली सी फ़ीस है जो इस वक्त उसकी कोई अहमियत नहीं है। इस वक्त मंज़िल इस्लाम में दाखिले की जो फ़ीस है वो तकरीबन 5,000 रुपये है, जो सालाना आपसे लिया जाता है। पहले साल में जो बच्चा हॉस्टल में रहता है उनसे लिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जब बच्चा दूसरा साल होता है, वो बच्चा दोबारा आता है मंज़िल इस्लाम में, तो उसको रियायत दी जाती है और तकरीबन 3,035 रुपये फिर उससे लिया जाता है। और फिर जो है जो बच्चा जो है विदाउट हॉस्टल है, तो विदाउट हॉस्टल रहता है तो उनसे भी तकरीबन 3,000 रुपये ही लिए जाते हैं। ये कमोबेश का आंकड़ा है, इसमें 500 और हर साल का अलग अलग रेंज रहता है। हाँ, लेकिन है तकरीबन इतना ही ये है। और दूसरा ये है कि जैसे कि बैरून मुल्क से भी दाखिला लेते हैं तो उनका क्या रहता है? बैरून मुल्क के तलबा जो भी आना चाहते हैं उनके लिए यहाँ दाखिले के रास्ते खुले हुए हैं, बंद नहीं है, वो दाखिला ले सकते हैं। उनके लिए भी वही टेस्ट का इंतज़ाम है, वो आकर के यहाँ जो 11 शव्वाल का टेस्ट होता है उसमें शरीक हों और उसके बाद फिर जो है वो दाखिले का जो प्रोसेस है उसको वो पूरा करें। लेकिन उनके लिए फ़ीस वगैरह का जो मामला है वो ज़रा बढ़ जाता है, उसी हिसाब से हो जाता है। हाँ, लेकिन बढ़ता भी है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता है। जो बैरून मुल्क के तलबा आते हैं तो उनके मुकाबले में वो फ़ीस मामूली सी ही होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात हमको समझ में आ रही कि जो खुराकी फ़ीस होता है तो खुराकी फ़ीस भी अदा की जाती है कि सिर्फ है ना दाखिला फ़ीस? नहीं, ये जो है तो ये इसको आप अगर अलग अलग तरीके से ख़ुराक की फ़ीस और दाखिला फ़ीस दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक अलग मसला हो जाता है। पूरा मुकम्मल जो है एक ही जगह लिया जाता है और उसमें अलग से कुछ भी नहीं लिया जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह एडमिशन फ़ीस जो है 5,000 ले लिया और फिर खुराक की फ़ीस अलग से 2,000 लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही इसी में सारी चीज़ें आपकी शामिल है, हॉस्टल है, खाना है, रहना है, सारी चीज़ें। अच्छा, और एक और चीज़ जो मतलब है ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, वो ये पूछना चाह रहा हूँ हज़रत कि है ना जब कोई मतलब तलबा एडमिशन ले लेते हैं तो उसके रहने का इंतज़ाम कैसा होता है और पढ़ाई का निज़ाम कैसा होता है वहाँ? अगर कोई डाउट वगैरह आ जाए तो उसको किस तरह के सॉल्व करते हैं? हाँ, असातिज़ा का बिहेवियर कैसा रहता है उनका? ये बड़ा अहम सवाल है और बहुत अहम बात है। यकीनन मंज़िल इस्लाम जो है इस मामले में कम से कम मैं तो अव्वलियत देता हूँ मंज़िल इस्लाम को। मंज़िल इस्लाम इस मामले में बहुत आगे है। तलबा कराम जो कहीं से कहीं का भी हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो कोई किताब ना समझ पाया हो, कोई लेसन ना समझ पाया हो, वो किसी चीज़ को समझने से जो है कासिर हो, ऐसी सूरत में वो मंज़िल इस्लाम के किसी भी उस्ताद का रुख कर ले, वो उस्ताद उनको बर वक्त रहनुमाई करते हैं। ये मंज़िल इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है। और ये एक बड़ी बात यही है, ये भी नहीं है बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि मंज़िल इस्लाम में असातिज़ा, हालांकि गवर्नमेंट हैं अक्सर असातिज़ा, लेकिन वो असातिज़ा बाज़ाब्ता हर रोज़ तकरीबन 3 से 4 असातिज़ा रोज़ाना ड्यूटी पर होते हैं और वो लोग मंज़िल इस्लाम में ही हॉस्टल में मौजूद होते हैं और तलबाई की रहनुमाई और रहबरी करते हुए नज़र आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर मदरसे में होता है कि असातिज़ा रहते हैं पढ़ाते वक्त, फिर बाद में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये सवाल ये है कि मतलब ये जो बैरून मुल्क से जो तलबा आते हैं पढ़ने के लिए या फिर मतलब दीगर डिस्ट्रिक्ट से सुबह से आते हैं, तो जो सनद जो हासिल होती है वहाँ, ठीक है, तो वो कब और उसका फ़वाइद क्या है सनद की? उनका जो जैसे कि आपने कहा कि गवर्नमेंट है, ठीक है, तो क्या उसकी सनद की कोई अहमियत होती है या फिर उसकी कोई वैल्यू है क्या? यकीनन मंज़िल इस्लाम की जो सनद है वो चाहे वो केरला जैसा राज्य हो या बिहार, झारखंड वगैरह हो, उत्तर प्रदेश तो इसमें शामिल ही है, तो इन तमाम राज्यों में इसको गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता हासिल है। और इसके अलावा भी हिंदुस्तान भर में इसको सरकारी नज़रों से देखा जाता है, यहाँ तक कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी इससे आप दाखिला ले सकते हैं। बिहार में इसको गवर्नमेंट नौकरियों के लिए, झारखंड में इसको गवर्नमेंट नौकरियों के लिए और केरला में भी इसको गवर्नमेंट नौकरियों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। नहीं आ पाते हैं वो मंज़िल इस्लाम की सनद हासिल करने के लिए प्राइवेट तौर पर एंट्रेंस टेस्ट देते हैं और उसके बाद फिर वो जो है मंज़िल इस्लाम में उनका बाज़ाब्ता जो है इम्तिहान होता है और फिर जो है उनको दस्तारबंदी और सनद दी जाती है। अच्छा, ऐसा। तो और एक और बात ये पूछनी है
कि मान लीजिए कि है ना वहाँ से सनद ली, तो आपने जैसे कहा कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये 2-3 यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए जहाँ से वहाँ मंज़िल इस्लाम से सनद लेकर के वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। उनमें एक सबसे अहम नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो उसमें आप जो है अगर मंज़िल इस्लाम की सनद में से आपके पास आलिम की सनद है मंज़िल इस्लाम की, तो आप BA कर सकते हैं इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह से। और अगर आपके पास जो है फाजिल की सनद है तो आप MA कर सकते हैं इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह से। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है कि बच्चे मंज़िल इस्लाम में पढ़ने के बाद किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप उससे जा सकते हैं और कर सकते हैं। तो बस यहीं तक ये मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी मालूमात हासिल हुई होगी, जो कि मंज़िल इस्लाम के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारे जवाब मिल गए होंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत का कि आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और ये वीडियो जो है काफ़ी लोगों को मालूमात हासिल करने में कामयाबी देगी। और जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को है ना इस वीडियो से अगर कुछ सीख सकें या फिर मालूमात हासिल हुई हो आपको, तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।